अच्छा, मैं आपको अर्ज कर रहा था, एक ये केस ला मैं आपको दिखा रहा था, ये सुप्रीम कोर्ट का 2020 का ये फैसला है, लेकिन ये आया कब है? 1/2/2022 को। 2022 का जो फाइनेंस बिल है वो आपको पता है कि वो जून में आता है। तो ये जून तक, मई तक जितना भी केस ला होते हैं, जितने भी प्रेसिडेंट्स होते हैं, उनको ये शामिल करते हैं अपने आने वाले फाइनेंस बिल में। अभी इस अगर आप देखें तो यहाँ पे ये बेसिकली जो चीज डिसाइड की गई है वो सेक्शन 23 का सब सेक्शन 5 है, जिसको उन्होंने यहाँ पे डिसाइड किया। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाता कि बेसिकली ये क्या चीज होती है, डेप्रिशिएबल एसेट क्या होते हैं, कैसे होता है, डिटेल में मैं नहीं जाता। तो ये बेसिकली उन्होंने एनी प्लांट और मशीनरी दैट हैज बीन यूज्ड प्रीवियसली इन पाकिस्तान, और यहाँ पे एक आर का वर्ड था और नीचे और एक प्रोविजन दी गई थी। ठीक है, इस आर से उसका जो है ना वो मतलब चेंज हो रहा था। ये नीचे जो उन्होंने सारी बात की है, अगर इसको मैं ये पढ़ लूं, ये देखें, दिस व्यू इज 45 from the reading of subsection 5 of the section 3, which defines eligible depreciable asset and specifically excludes a plant or machinery which has been used previously in Pakistan from the definition of eligible asset, जिसमें R के लफ्ज से बेसिकली जो है एक्सक्लूड हो रहा था। अब समझ गए, a previously used building has not been included or is there फॉर एन एलिजिबल डेप्यूटेशन। उन्होंने कहा कि नहीं, इसको एक्सक्लूड नहीं करना। आर का वर्ड जो था ना, बेसिकली यहाँ पे ये जो आर का वर्ड था ये इसको एक्सक्लूड कर रहा था। तो उन्होंने कहा नहीं, ये एक्सक्लूड नहीं है। इज देयर फॉर एन एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट एंड इफ पुट टू यूज बाय द टैक्स पेयर फॉर द फर्स्ट टाइम इन द टैक्स ईयर irrespective of its previous use, the taxpayer is entitled to deduction of initial allowance। ठीक है, जब उन्होंने ये बात की तो फिर लॉ के अंदर ये तब्दीली आई जो मैं आपको दिखा रहा था। ये ये आपका सेक्शन 23 है, ये इसका सब सेक्शन 5 है, जिसमें यहाँ पे वर्ड जो था आर का लिखा हुआ था। यही देखा था ना आपने? आप मेरे साथ है, मेरी बात सुन रहे हैं आप? जी सर। ओके ओके। और कि एनी प्लांट और मशीनरी दैट ब्लैंक हैज हो बीन यूज्ड। गया, जी, स्क्रीन ब्लैंक हो गया सर, नजर नहीं आ रहा कुछ। दोबारा करते हैं, क्यों ऐसे हो गया है? अभी मेरे ख्याल आ जाना चाहिए। ठीक हो गया। ये अगर आप इसको देखें ना, तो यहाँ सी और डी के बीच में एक आर लिखा हुआ था, जिससे इसका मतलब चेंज हो रहा था। ठीक हो गया। अभी तब्दीली कैसे आई, मैं दूसरा आपको, ये बेसिकली वो लॉ है, वो जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का वो है। अभी मैं आपको दिखाता हूं जो लॉ की पोजीशन, ये अभी आपको नजर आ गई। ये बेसिकली सेक्शन जो है 23 है, इसका सब सेक्शन जो है वो 5 है। तो अगर आप ये सी के बाद यहाँ पे आप 3 देखें तो यहाँ पे आर लिखा हुआ था, जिससे ये एक्सक्लूड हो रहा था, जिसके साथ इसको इस जो नेक्स्ट वाली क्लास है इसके साथ मिलाया गया था आर। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये एक्सक्लूड आप नहीं कर सकते। तो यहाँ से 3 जो है आर, अगर आप देखें ये 3, द वर्ड्स आर ओमिटेड बाय द फाइनेंस एक्ट 2022। तो इस तरह इसको इस फैसले की रोशनी में यहां से ओमिट कर दिया गया। ठीक है। सिमिलरली ये जो अगली क्लास डाली गई है ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी आर स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये सेक्शन ई जो है ये जो डाला गया है, ये भी बेसिकली एक पिशावर की एक जजमेंट है, सॉरी पिशावर का एक केस है जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है। तो ये भी, वो भी मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था, अभी मेरे पास है नहीं इधर मैं आपको वो दिखाऊं। तो जो है ये भी उस फैसले की रोशनी में ये इंसर्ट हुआ है। बस ये आपको बात बता। ठीक है जी। अभी वापस हम आते हैं अपने काम पे जहां से हमने छोड़ा था। चलिए, कहाँ से हमने छोड़ा था? सर म्यूचुअल फंड पढ़ना था। ये था, यहाँ पे थे हम, यहाँ भी थे। अच्छा जी, तो म्यूचुअल फंड का मैं आप लोगों से पूछ रहा था कि म्यूचुअल फंड की किसी को समझ है कि म्यूचुअल फंड क्या होता है? कोई समझ नहीं?
नहीं, कैसे समझ आएगी? अच्छा, किसी को शेयर कभी किसी ने परचेज की, शेयर का पता है कि शेयर कैसे परचेज करते हैं और उसके ऊपर डिविडेंड कैसे मिलता है, जिसको शेयर के ऊपर आने वाले प्रॉफिट को जो डिविडेंड कहते हैं, है किसी को पता? प्रैक्टिकली किसी ने किया? नहीं। नहीं सर, कोई आइडिया नहीं है इसका, कभी नहीं किया सर। ओके। अच्छा, म्यूचुअल फंड होता है जब आप बहुत सारे शेयर जो होते हैं ना, बेसिकली एक पोर्टफोलियो आप बना लेते हैं, बहुत सारी कंपनीज की शेयर जो होते हैं वो आप एक पूल के अंदर इकट्ठे कर देते हैं और उनसे आने वाले जो प्रॉफिट होता है उन सब का एक एवरेज ले लेते हैं और एक अपना फंड क्रिएट कर देते हैं, उसको म्यूचुअल फंड कहते हैं। मान इसकी चले लंबी डिटेल में जाते हैं। अच्छा जी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती है? ये नीचे सारा इसका गिवन है कि जिसको आप एनपीओ कहते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ कहते हैं उनको। ठीक है, ये सारे का सारा उसको लॉ ने डिफाइड किया है कि मींस एनी पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल विच इज एस्टेब्लिश फॉर रिलीजियस, एजुकेशनल, चैरिटेबल, वेलफेयर, और किसी भी ऐसे पर्पस के लिए जिसका पर्पस जो है, जिसका गोल जो है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये रजिस्टर्ड बाई अंडर एनी लॉ एज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। चलिए मैं आपसे मैडम पूछता हूँ कि ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं ये किस लॉ के तहत रजिस्टर होती हैं, कैसे रजिस्टर होती हैं, कुछ आइडिया है? जी मैडम आपसे पूछ रहा हूँ मैं, 501। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। मैं पूछ रहा था कि ये जो एनपीओ सर है, सर। हाँ जी जी। मैं ये पूछ रहा था कि ये जो एनपीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओ हैं, जिनका मकसद प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, उनको कहाँ पे रजिस्टर करवाते हैं? कभी कोई आइडिया है आपका? वास्ता पड़ा है? नो नो सर, इसका कोई आइडिया नहीं सर। वैसे आ, बाकी सारे तो मतलब कंपनी एक्ट के अंडर ही सर रजिस्टर्ड होते हैं, लेकिन हम्म। कंपनी एक्ट के अंदर भी सर इनका कोई जिक्र है नहीं। अच्छा जी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है ना उसको रजिस्टर करवाने की बहुत सारी सूरतें हैं। पहले गोल तो हमें पता चल गया कि कोई भी ऐसा काम जिसका मकसद प्रॉफिट अर्न करना नहीं है बल्कि वो वेलफेयर उसका मकसद है, रिलीजियस वेलफेयर हो सकती है, एजुकेशनल वेलफेयर हो सकती है, हेल्थ के हवाले से हो सकता है, कोई भी चैरिटेबल जो है एक्टिविटी हो सकती है, तो वो सारी की सारी आपकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, एनजीओ वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इसको रजिस्टर कराने के बहुत सारे तरीके हैं। इसको एक ट्रस्ट बना के भी रजिस्टर किया जा सकता है, इसको सोसाइटीज एक्ट के तहत डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी रजिस्टर करवाया जा सकता है, इसको एक कंपनी बना के सेक्शन 42 के तहत एससीसीपी के पास भी रजिस्टर कराया जा सकता है। ठीक है, तो इसको रजिस्टर कराने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन इसके ऊपर ये जो चूंकि आपको पता है ये टैक्स से एग्जेम्प्ट होती हैं, तो फिर उसके लिए अप्रूवल आपने कमिश्नर से भी लेनी होती है, जिसका ये जिक्र किया गया, अप्रूवल बाय द कमिश्नर for specified period on an application made by such person in the prescribed form and manners accompanied by the prescribed document and on requisition such other documents as may be required by the commissioner, and none of the asset of such person confer or may confer a private benefit to any other person। ठीक है जी, तो ये बेसिकली आपने फिर उसकी एफबीआर से भी अप्रूवल लेनी होती है अगर आपने उसके ऊपर टैक्स से उसको एग्जेम्प्ट करवाना है तो। अच्छा, ये नॉन रेजिडेंट पर्सन है, इसको हम डिटेल में बाद में देखेंगे सेक्शन 81। अच्छा जी, पाकिस्तानी सोर्स इनकम सेक्शन 101 के अंदर डिफाइन की गई है कि वो सारी इनकम जो आप पाकिस्तान के अंदर से जनरेट करते हैं वो पाकिस्तानी सोर्स इनकम होती है। उसके बाद सारी उसकी ये आपको जब मैं शुरू में पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि किसी किसी सेक्शन के नीचे एक्सप्लेनेशन भी गिवन है, ये मैंने हाईलाइट किए हैं, तो ये सब सेक्शन जो 2 है, सब सब सेक्शन 2 है, तो इसकी ये एक्सप्लेनेशन नीचे दी गई है फॉर रिमूवल ऑफ डाउट। ठीक है, तो इस तरह इस लॉ के अंदर बहुत सारी एक्सप्लेनेशन भी जगहों पे मौजूद है। पर्सन, इसको
पर्सन की डेफिनेशन सेक्शन 42 में जाके देखेंगे। उसके बाद ये एक 43 है परी कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर। इससे हमारा वास्ता पड़ेगा जब हम थोड़ी से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और उसको प्रैक्टिकली हम जाके रिटर्न्स के अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे। परी कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर क्या होते हैं बता सकते हैं? बता सकते हैं? नहीं आइडिया। अच्छा, किसी भी कारोबार को, किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले जो उसके एक्सपेंसेस होते हैं वो परी ऑपरेशनल या परी जो है वो कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं। मसलन आपने एक शॉप बनाई है, तो उस शॉप को बनाने में आपका सेल लग गया है 3 मिलियन। तो आप अगर पहले साल की अगर आप क्लोजिंग करें तो आप कहते हैं कि पहले साल में मेरे जो सेल और परचेज और अदर एक्सपेंसेस के जो डिफरेंट है, मेरे पास जो प्रॉफिट आया है वो आया है 2 मिलियन। ठीक है, लेकिन ये जो अगर प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर 3 मिलियन 2 मिलियन में से लेस करेंगे तो आप पहले साल कितने लॉस में हैं? 1 मिलियन लॉस में है। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? तो ला ने ये कहा, इसका वास्ता सवालों से पड़ेगा जब हम थोड़ा सा काम करेंगे, तो ये चीज हमारे काम किया है, इसको उधर उससे वास्ता हमारा पड़ेगा। तो ला ये कहता है कि वो जो प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर है ना, उसको आप 10 सालों पे डिवाइड कर लें, बजाय इसके कि आप पहले साल ही 3 मिलियन अपनी 2 मिलियन की इनकम में से लेस करें और आप 1 मिलियन लॉस शो करें। आप ऐसा ना करें, आप उसमें से जो 3 मिलियन है उसको 10 पे डिवाइड करें। आप 2 मिलियन में से 3 लाख आप लेस करें, तो आप 17 लाख अपनी इनकम शो करें। ये बेसिकली प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर और इसका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक ट्रीटमेंट है। अच्छा जी, उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफिसर। आप ले लो, इधर देखो। अच्छा, उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफिसर। प्रिंसिपल ऑफिसर क्या है कि ये बेसिकली होता है कंपनीज और एसोसिएशन ऑफ पर्सन के केस में होता है। ठीक है, क्योंकि जी तमीना ने कुछ कहा है रिपीट करने का। रिपीट क्या करना है जी? तमीना बेटा आप इधर हैं, क्या रिपीट करूं? अच्छा, 43 जो है ना, 43 में आपको ये बता रहा था कि प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर जो है ना, ये आपके होते हैं प्री ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, जो आप काम शुरू करने से पहले करते हैं। आप बैंक में हो ना तमीना? तमीना आप किसी बैंक में हैं? अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल आप बैंक में हैं। अच्छा, तो बिल्कुल आप बैंक में हैं, तो आपके बैंक की ना एक ब्रांच बनती है, बैंक अल्फलाह की ब्रांच बनती है। तो वो ब्रांच पहले उसके ऊपर एक एक्सपेंस आता है, उसको ब्रांच को रेनोवेट किया जाता है, उसकी वाइट वॉश होती है, उस पे फ्लोरिंग होती है, सीलिंग होती है, फर्नीचर होता है। ये सारी चीजें जो हैं, ये एक उस ब्रांच की ओपन होने से पहले ये खर्चा हो जाता है। ठीक है, अच्छा, ये आपका जो खर्चा है ये परी कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर या परी ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर कहलाता है। तो अगर ये खर्चा हम पहले साल में ही सारे का सारा शो कर दें, तो ये तो पहला साल पूरा ही आपका लॉस में चला जाएगा। मैंने आपको एक एग्जांपल भी दी कि अगर आप एक बनाते हैं ब्रांच बैंक की, तो उसमें आपके परी कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो 30 लाख रुपया है, 3 मिलियन है। आप पहले साल अगर क्लोजिंग आपकी होती है तो पता चलता है कि आपका प्रॉफिट जो है ना वो आ रहा है 20 लाख रुपया। तो जब ये प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर उसमें से 30 लाख 3 मिलियन आप निकालेंगे, तो आप 1 मिलियन लॉस में चले जाएंगे पहले साल। ला कहता है आप ऐसे ना करें, आप प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर जो है उसको 10 साल पे जो है डिवाइड कर। ठीक है, तो आप हर साल 3 लाख का एक्सपेंडिचर बुक कर ले, तो 2 मिलियन 20 लाख में से आप 3 लाख लेस करेंगे। ला ने आपको ये एक रिलैक्सेशन दी है और आप 17 लाख अपना प्रॉफिट शो
करें। ये बेसिकली प्रीकमेंसमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं। तो इससे हमारा सवालों के अंदर जब हम थोड़े से न्यूमेरिकल पार्ट को देखेंगे तो थोड़ा सा वास्ता पड़ेगा। ठीक है जी, समझ के बात। अच्छा जी, उसके बाद जो है मैं बात कर रहा था प्रिंसिपल ऑफिसर की। प्रिंसिपल ऑफिसर जो है ये तहमीना जो आप बार बार बिल्कुल लिखते हैं ना, बिल्कुल, इस बिल्कुल की मैंने आपकी छेड़ बना लेनी है। अच्छा, तो प्रिंसिपल ऑफिसर जो है बेसिकली आपका कंपनीज और एसोसिएशन ऑफ पर्संस के हवाले से है, क्योंकि वहां पे आपके नंबर ऑफ पार्टनर ज्यादा हैं, नंबर ऑफ डायरेक्टर ज्यादा हैं। तो आप किसी अपने पार्टनर को, किसी अपने डायरेक्टर को या अपने किसी एम्प्लॉय को अगर आप अपना नुमाइंदा बना देते हैं तो वो आपका प्रिंसिपल ऑफिसर कहलाता है। इसकी डिटेल डेफिनेशन में अगर आप चाहें तो वो कह रहा है आपका जो प्रिंसिपल ऑफिसर है वो कोई डायरेक्टर भी हो सकता है, मैनेजर भी हो सकता है, सेक्रेटरी भी हो सकता है, एजेंट, अकाउंटेंट और सिमिलर ऑफिसर। ठीक है, तो वो कहता है आर एंड एनी पर्सन कनेक्टेड विद द मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है। तो बेसिकली प्रिंसिपल ऑफिसर आप यूं समझें कि आपकी कंपनी या एसोसिएशन ऑफ पर्सन का जो नुमाइंदगी करता है। अच्छा, उसके बाद प्राइवेट कंपनी है। अस्सलाम वालेकुम। जी जी जी। जी सॉरी, मैंने बीच में बोल दिया। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपके बिहाफ पे आपको रिप्रेजेंट करे, यानी कि आपकी नुमाइंदगी करे आपके बिहाफ पे, अब चाहे वो कंपनी की तरफ से हो या ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हो या इंडिविजुअल कोई भी हो। जी जी, जो भी, जो आप जो कंपनी या पार्टनरशिप फर्म को एफबीआर में रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, वो आपका प्रिंसिपल ऑफिसर हो सकता है, वो आपका पार्टनर भी हो सकता है, डायरेक्टर भी हो सकता है, आपका कोई मैनेजर भी हो सकता है, आपका अकाउंटेंट भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो जो आप इसके लिए क्या आप उसको मैंडेट देंगे? इसका प्रोसीजर क्या उसके होता है? लिए लाइक उसको कोई मैंडेट दिया जाता हाँ, है क्या? उसके लिए मैं अर्ज करूं, उसके लिए आप उसको नॉमिनेट करेंगे, आप उसका नाम देंगे एफबीआर। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। सही है, ओके, थैंक यू। अच्छा जी, उसके बाद जनाब नेक्स्ट है प्रॉफिट ऑन डेट, वेदर पेएबल और रिसीवेबल। ये क्या चीज होता है, कोई बता सकता है? प्रॉफिट ऑन डेट नहीं बताना किसी ने? तमीना आप ही बताओ, प्रॉफिट ऑन डेट क्या होता है? बैंक वालों को तो पता होना चाहिए प्रॉफिट। प्रॉफिट तो मैं अंडरस्टैंड कर रही हूँ, लेकिन दैट आई थिंक ये कर्जा या क्या है, मैं इस टर्मिनोलॉजीज में, क्योंकि मैंने यही समझना है, मैं इसको नहीं समझ पा रही। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट ऑन डेट हमने पढ़ लिया थोड़ी देर पहले, कुछ पिछली डेफिनेशंस के अंदर, मेरे ख्याल है लास्ट क्लास में हमने देख लिया। डेट कर्जे को कहते हैं, प्रॉफिट का मतलब मुनाफा होता है, कर्जे के ऊपर मुनाफा, लफ्जी मतलब ये है। अभी इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली हाँ, देखते हैं। एक्चुअली मैंने कुछ क्लासेस भी मिस किए हैं दैट्स व्हाई, और अभी भी आज भी नेट की वजह से लेट ज्वाइन किया है। अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात। अच्छा, तो कर्जे के ऊपर मुनाफा, वो कहता है कि वेदर पेएबल और रिसीवेबल, आपने लेना है या देना है, दोनों सूरतों में प्रॉफिट ऑन डेट है। अच्छा, आप जब बैंक में अपना सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं और उसके ऊपर आपको प्रॉफिट मिलता है तो वो प्रॉफिट ऑन डेट होता है। ठीक है, वैसे तो कोई भी कर्जा देना और उसके ऊपर प्रॉफिट लेना प्रॉफिट ऑन डेट ही है, लेकिन मैं आपको एक ऑर्गेनाइज सी एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप बैंक में एक सेविंग अकाउंट खोलते हैं और हर महीने उसके ऊपर आपको प्रॉफिट मिलता है, वो प्रॉफिट ऑन डेट कहलाता है। क्योंकि वो पैसे जो आपने बैंक को जमा कराए हैं वो बेसिकली आपने बैंक को उधार दिया है, आपने बैंक को क्या दिया है, उधार दिया है, और उसके बदले आप उससे प्रॉफिट ले रहे हैं। तो इस तरह की कोई भी ट्रांजैक्शन प्रॉफिट ऑन डेट कहलाती है। समझ गए? सर ये प्रॉफिट का ऑन डेट जो है इसको रिपीट कर दे, मेरा थोड़ा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। रिकॉर्डिंग सुन लेना है।
वो भी नहीं सुन लिया आप लोगों ने? जी सर। नहीं नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, प्रॉफिट ऑन डेट का मतलब ये है कि उधार के ऊपर मुनाफा। जैसे बैंक में आप अकाउंट खुलवाते हैं, सेविंग अकाउंट, उसके ऊपर आपको मुनाफा मिलता है, तो ये बैंक में यूं समझिए कि आपने बैंक को उधार दिया और उस उधार के ऊपर आपको प्रॉफिट मिल रहा है। दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट ऑन डेट। अच्छा जी। लेकिन इसमें एक सवाल ये भी बनता है, हाँ, चले ये सेविंग अकाउंट का तो है, ठीक हाँ, है, तो और ये भी जो टर्म डिपॉजिट वगैरह होते हैं ये भी इसी कॉन्सेप्ट में आ जाते हैं। लेकिन जब बैंक पर्सनल लोन, होम लोन, ऑटो लोन वगैरह देता है तो फिर ये किस टर्मिनोलॉजीज में आएंगे? बैंक क्या देता है? जैसे बैंक पहले तो देखें, मैं बैंक गई, मैंने अकाउंट खोला, मैंने उसमें पैसा रखा, ये आप ये कह रहे हैं मैंने बैंक को वो उधार दिया और बैंक ने उस पर मुझे प्रॉफिट दिया, ऑब्वियसली कि वो मेरा पैसा उठा के कहीं इन्वेस्ट करेगा, उस पर कमाएगा, तो वो मुनाफा बन रहा है जो कि वो मुझे दे रहे हैं, ठीक है, अब वो मंथली डिस्ट्रीब्यूट करे या 6 मंथ। लेकिन अगर मैं बैंक जा रही हूँ, ठीक है, उसी अकाउंट के स्टेटमेंट के अगेंस्ट बैंक मुझे पर्सनल लोन दे रहा है, यानी कि मैं बैंक से पैसे उधार ले रही हूँ, जिस पर वो मुझे इंटरेस्ट के साथ वो मुझसे वापस भी ले रहा है। तो इस टर्मिनोलॉजीज को क्या कहेंगे कि जब वो पर्सनल लोन या होम लोन या ऑटो लोन देता है, देखिए इससे उसके, क्या ये भी प्रॉफिट और डेट में आएगा? जी वो अगर आप उसकी डेफिनेशन पढ़े तो उसने कहा है कि वेदर पेएबल और रिसीवेबल। जब आपने सेविंग अकाउंट खुलवाया तो ये प्रॉफिट ऑन डेट जो है वो आपके एंड पे रिसीवेबल है, आपने रिसीव करना है। और जब आपको कंज्यूमर लोन मिला, पर्सनल लोन मिला, हाउस लोन मिला, कार फाइनेंस लोन मिला, तो उसके अगेंस्ट आपने, वो आपको एक उधार मिला है, उस उधार के अगेंस्ट आपने इंस्टॉलमेंट पे करनी है, जिसमें आपने प्रिंसिपल को भी पे बैक करना है और उसके ऊपर आपने एक इंटरेस्ट भी पे करना है, मार्कअप भी पे करना है। तो वो भी बेसिकली प्रॉफिट ऑन डेट है, लेकिन वो आपके एंड पे पेएबल है, रिसीवेबल नहीं। समझ आए? नहीं समझे? जी सर, समझ ठीक आ है, रही ठीक है। है। ओके, उसके बाद जनाब है पब्लिक कंपनी से क्या मुराद है। ये तो 4-5 तरह की उन्होंने बताया है कि इनको आप टैक्स की लैंग्वेज में पब्लिक कंपनीज कह सकते हैं। मैं थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ। अच्छा जी, उसके बाद रेंट जो है, रेंट को हम डिटेल में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में कवर करेंगे। कुछ नजर नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा जी, उसके बाद सेक्शन 55 सैलरी मीन्स सेक्शन 12 के अंदर है। जब इनकम फ्रॉम हम सैलरी पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में हमने देखना है। चीज मुश्किल चीज है। शेयर जो है वो क्या है? शेयर इन रिलेशन टू अ कंपनी इंक्लूड्स अ मुदारबा सर्टिफिकेट एंड इन इंटरेस्ट ऑफ अ बेनिफिशियरी इन अ ट्रस्ट इंक्लूडिंग यूनिट और ट्रस्ट। ये बेसिकली आपका शेयर को डिफाइन किया गया है। शेयर होल्डर कौन होते हैं? वो जिनका उसके ऊपर उस सर्टिफिकेट के ऊपर क्लेम होता है वो शेयर होल्डर होते हैं। छोड़ दें। हाँ, ये अच्छा, डेफिनेशन। शेयर्स, ये जो शेयर्स की डेफिनेशन है, ये शेयर होल्डर कंपनी जो अपने शेयर्स मार्केट में सेल करती है और फिर जो है लोग उसको खरीदते हैं, ये वो वाले शेयर्स के जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस होता है, कि कंपनी को अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो आपको प्रॉफिट प्रोवाइड कर रही है, अगर लॉस हो रहा है तो वो दोनों मिलकर बियर कर रहे हैं। ऐसा शेयर में कुछ नहीं होता। ये मैं किसी वक्त आपको फिर ये कंसेप्ट बताऊँ। जो कंसेप्ट आपने बताया ये ठीक है। ऐसा ऐसा नहीं है शेयर। ठीक है, शेयर की किसी वक्त फिर बात होगी तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि ऑर्डिनरी शेयर क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, शेयर ओरिजिनल मालिक कौन होता है, ये बात मैं इंशाल्लाह बताऊंगा किसी को। अच्छा, बेसिकली यहाँ पे जो पॉइंट है वो था स्मॉल कंपनी का। इस पे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, क्योंकि स्मॉल कंपनीज में जो है ना वो हमें थोड़ा सा टैक्स के अंदर रिबेट होता है, और इसको मैंने जाके जब हम कंपनीज की टैक्सेशन पढ़ेंगे तो इस चीज को हमने पढ़ना है। तो आज इस चीज को यहाँ पे थोड़ा सा आप देख लें कि स्मॉल कंपनी कौन सी होती है। क्योंकि अगर कंपनी का रेट जो है वो 29% है तो स्मॉल कंपनी को 7% की उसके ऊपर
सॉरी 8% की उसके ऊपर रिलैक्सेशन है, उसने 21% पे करना है। तो किस कंपनी को हम स्मॉल कंपनी कहेंगे, ये बातें हैं उसके अंदर। चला हैज पेड अप कैपिटल प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स नॉट एक्सीडेड 50 मिलियन, उसका पेड अप कैपिटल और रिजर्व्स जो हैं वो 50 मिलियन से इंक्रीज ना करें, पहली कंडीशन। दूसरी की चीजें है हैज एम्प्लॉइज नॉट एक्सीडेड 250 एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, उसके एम्प्लॉइज की जो तादाद है 250 से साल के दौरान ज्यादा ना हुई हो। हैज एनुअल टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 250 मिलियन, उसका जो टर्नओवर है उसका टर्नओवर 250 मिलियन से इंक्रीज ना करे, ठीक है। is not formed by the splitting up or the reconstitution of the company already, वो किसी और कंपनी को बाद में रिकंस्टिट्यूट ना किया गया हो, यानी ये 2005 के बाद बनी हो, ये ऊपर उसकी एक और शर्त हुई। is not a small and medium as defined in the, ऊपर एक स्मॉल एंड मीडियम की डेफिनेशन थी, उसके अंदर भी ये फॉल ना करती हो। अच्छा, यहाँ एक बात है, टर्नओवर क्या होता है, कोई बता सकता है? ये लिखा हुआ है तो उसका टर्नओवर जो है वो 250 मिलियन से इंक्रीज ना करे, कोई बता सकता है व्हाट इज टर्नओवर? हमारी से ये कंपनी की सेल्स होती हैं जो उनको कहते हैं। हाँ, सेल ऑफ गुड्स, हाँ सेल ऑफ सर्विसेज, जो ग्रास वो आपका जो है टर्नओवर कहलाता है। उर्दू में आई थिंक इसको तखमीना कुछ इस तरह से कहेंगे ना, तखमीना क्या कहेंगे उर्दू का पर्टिकुलर वर्ड? मुझे नहीं पता, उर्दू का मुझे नाम इसका नहीं पता। अच्छा, उसके बाद जनाब स्पेशल जज, उसके बाद स्पेशल पर्पस व्हीकल। ये बेसिकली स्पेशल पर्पस व्हीकल, जैसे कि कल मैंने आपको स्कूप का थोड़ा सा बताया था, तो ऐसी जब कोई जो है वो स्कूप वगैरह इशू करने होते हैं तो उसके लिए एक जो है वो रूल्स हैं, तो 1999 के एसेट बैकिंग सिक्योरिटाइजेशन रूल्स 1999, उसके तहत स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाई जाती है जिसके थ्रू वो ट्रांजैक्शन रूट होती है, डिटेल में नहीं जाता। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे है एक स्पेकुलेशन बिजनेस, ठीक है, और एक होता है स्पेकुलेशन बिजनेस जिसमें थोड़ा सा अंदाजा लगाया जाता है ऐसा कोई बिजनेस, और एक होता है नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस, ठीक है। उसके बाद जनाब स्टार्टअप, स्टार्टअप कोई नया काम, डिटेल में नहीं जाते। ये जनाब टैक्स की डेफिनेशन है, स्टैट्यूटरी डेफिनेशन, जैसे कि मैंने शुरू में आपको पढ़ाया था कि जनरल डेफिनेशन टैक्स की ये है, स्टैट्यूटरी डेफिनेशन इस तरह है। टैक्स मीन्स एनी टैक्स imposed under chapter 2 and includes any penalty, fee or other charges or any sum or amount leviable or payable under this ordinance, ठीक है जी। 64 कहता है जी टैक्सेबल इनकम मीन्स टैक्सेबल इनकम एज डिफाइंड इन सेक्शन 9, पढ़ेंगे इसको इंशाल्लाह। टैक्स पेयर, टैक्स पेयर जो है उससे हमें जनरली ये लगता है कि जो आदमी टैक्स देता है वो जो है टैक्स पेयर कहलाता है। लेकिन टैक्स पेयर की डेफिनेशन अगर आप पढ़े, मींस एनी पर्सन हु ड्राइव्स एन अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस, ठीक है, कोई भी ऐसा आदमी जो ऐसी इनकम ड्राइव करता है जो चार्जेबल टू टैक्स है तो वो टैक्स पेयर है। बाकी इसके नीचे डेफिनेशन है एनी रिप्रेजेंटेटिव जो है उसका टैक्स पेयर का, वो भी टैक्स पेयर कहलाएगा। जो आदमी टैक्स की विद होल्डिंग करनी है वो भी टैक्स पेयर कहलाएगा। अच्छा जी, उसके बाद यूनिट्स, यूनिट ट्रस्ट, अनस्पेसिफाइड वेंचर कैपिटल विसल जनाब, ये आपकी 75 मैंने कहा था, तो ये आपकी 75 डेफिनेशंस जो है यहाँ पे खत्म हो गई हैं। और सेक्शन 3 जो है वो कह रहा है कि द प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस शैल अप्लाई नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग टू द कंट्रेरी contained in any other laws for the time being in force, ठीक है। उसके बाद जनाब चैप्टर 2 जो है वो चार्ज ऑफ टैक्स है, ये इंशाल्लाह ताला हम अगली क्लास से इसको सेक्शन 4 से ऑनवर्ड इसको स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक
अगर किसी का कोई सवाल है, कोई बात है, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। 4-5 मिनट हमारे पास है। जी, कोई किसी का सवाल? हाँ, मैंने जो आपका प्रीवियस वीक में हुआ था, उसमें मैंने वेबसाइट अपने सिस्टम पे खोली थी दैट टाइम ना। तो उसमें आप कह रहे थे कि अमेंडमेंट जो है, लेटेस्ट अमेंडमेंट वाली जो बुक्स जब आप निकालेंगे तो उसमें प्रीवियस जो है वो सारी चीजें होंगी। तो वो मुझे ना समझ में नहीं आया था, बुक रूल्स और ये सारी चीजें। मैंने वेबसाइट तो जरूर खोली थी, तो मुझे समझ में नहीं आया था वेबसाइट का खोलने के बाद कि बुक्स उससे कैसे देखूं, क्योंकि रूल्स एक्ट और उसमें मैं कंफ्यूज हो रही थी कि मुझे एक्चुअल खोलना क्या है दैट टाइम। और मुझे फिर लेक्चर सुनने का मौका भी नहीं मिला, तो बस मैंने वेबसाइट ही खोली थी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। वो थोड़ा सा मुझे बताएंगे आप कि मुझे एक्चुअली बुक कौन सी सबसे पहले देखनी चाहिए थे, एक्ट्स देखने चाहिए थे, रूल्स देखने चाहिए थे, या क्या मुझे करना चाहिए था, और मुझे कौन सी लेटेस्ट अमेंडमेंट, क्योंकि नीचे से ऊपर तक आ रही थी, तो वो 2022 वाली देखती है क्या देखती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था वो। ये ठीक है, बता। प्लीज री शेयर द रिकॉर्डेड लेक्चर ऑफ प्रीवियस वीक। कौन सा प्रीवियस वीक है, क्या शेयर करना? 506 कौन है? चले मैं शेयर कर। अच्छा, वो ग्रुप में मैं लिंक सेंड कर दूंगी। हाँ, आप बेटा ग्रुप पे भेज दीजिएगा, जिनके पास है ना, रीशेयर कर दीजिए। और ये कल वाले लेक्चर जो है, ठीक ये है। तो खैर 2 जो है वो मैंने अपलोड नहीं किए हैं कल वाले। उसमें प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास ना कुछ इशू है, उसका क्या कहते हैं, टाइम का इशू हम सबके पास है। है मैंने कहा टाइम का इशू हम सबके पास है। टाइम का इशू नहीं है। उसमें इशू जो है वो ये था कि मेरे पास वो कुछ नेट का इशू था, यूट्यूब चल नहीं रही थी, तो इस वजह से वो कर देता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ आज या सुबह। नहीं, नेट अभी भी सही नहीं चल रहा है। नेट का तो है कि अभी भी व्हाट्सएप के अलावा ज्यादा एप्लीकेशन नेट पर चल नहीं रही है सही। आपको स्क्रीन शेयर हो गई? मैं चेक करती यहाँ पे आप हूँ। FBR लिखना है। हम्म। यहाँ से आपने वेबसाइट खोलनी है। उसके बाद 2 तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि आप यहाँ पे आ जाएं इसके बॉटम पे, तो यहाँ पे लीगल रिसोर्सेज और पब्लिकेशन में एक्ट लिखा हुआ है, ऑर्डिनेंस लिखा हुआ है, रूल्स लिखा हुआ है। यहाँ से आप एक्ट में चले जाएं, तो ये आपको एक्ट अच्छा, ये मिलेगा। नीचे वाली साइड पे जाना था। ठीक है। यहाँ मैं से ये जो रेड ग्रीन और ये है ना, मैं यहाँ पे जी कंफ्यूज हो ऊपर रही भी हूँ। बताता हूँ, आप थोड़ा सा सुने ना, मुझे पहले सुनिए तभी ना, ठीक है। आप थोड़ा सा सुना करें। अच्छा, फिर उसके सेंटर में आपको ऑर्डिनेंस नजर आ रहा है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 लिखा हुआ है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा। ये 30/6/2022 तक अपडेटेड है। इसका मतलब ये होता है कि उसके बाद में आने वाली अपडेट जो है ना, वो 30 जून 2022 से इफेक्टिव होती है। तो इस वजह से यहाँ पे ये लिखा गया है, यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा जी। ठीक है, उसके बाद आप रूल्स में आएंगे तो इनकम टैक्स रूल्स 2002 पड़े हुई हैं, आप यहाँ से इसको डाउनलोड करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जनाब आपको जो है एक और तरीका भी है, वो कहाँ पे है, जहाँ कहीं और एक जगह पे भी गिवन है। एक और जगह पे भी है। बहरहाल आप इधर से ही कर लें, इसमें इधर डायरेक्ट जाने का एक और मेथड भी है। हाँ ये है, ये अगर आप यहाँ पे देखें ना, तो बिल्कुल आपको शुरू में यहाँ पे अपडेट्स, एक्ट, ऑर्डिनेंस, रूल्स ये लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ से भी आप जा सकते जी हैं। जी। अगर एक्ट पे आप क्लिक करेंगे तो ये भी आप उसी स्क्रीन पे चलेंगे। ठीक है, ऑर्डिनेंस रूल्स पे करेंगे तो ये आप उसी
स्क्रीन के ऊपर चले जाएंगे तो यहाँ से भी आप जा सकते, तो यहाँ से आपको जो एक्ट चाहिए हो वो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, और कोई सवाल किसी का? कोई सवाल नहीं? मैडम काजी की तरह आप? जी सर, मेरा क्वेश्चन था सर, आपने वो प्रॉफिट ऑन डेट सर थोड़ी देर पहले आपने बताया था। हम्म, हम्म। जी जी बताएं, पूछें, क्या पूछना है उसमें से? सर उसमें तो मुझे ये सर सवाल ये था कि सर हम जो अमाउंट जमा करवाते हैं बैंक में सर, वो वहां तक मेरा क्लियर हो गया, लेकिन सर इंटरेस्ट में प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है सर? वो जो हमें बैंक पे करता है वो तो सर यूं समझ लें कि हमें इंटरेस्ट ही पे कर रहा है, या अगर हम बैंक से लोन ले रहे हैं तो हम उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, मार्कअप पे कर रहे हैं, तो क्या प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट मार्कअप में कोई डिफरेंस है या मतलब सेम ये आपका इंटरचेंजेबली सवाल, यूज हो रहे हैं? बस आपने, आपका सवाल मार्क हो गया है, इसको मैंने पार्क कर दिया अपने पास, इसके जवाब का टाइम थोड़ा 1 मिनट से कम रह गया है, तो अगली क्लास में आप मुझे याद कराइएगा, तो मैं इसको रिबा, इंटरेस्ट, मार्कअप, प्रॉफिट, इन सारी चीजों का मैं डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए ये बात सारी समझाने के लिए। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगली क्लास में अगर आपने मुझे याद सर कराया तो मैं मैं इसका इसका जवाब जवाब दे देती हूँ शॉर्टली नहीं, आप कि बिल्कुल तहमीना, इंटरेस्ट आप बेटा बिल्कुल ना दे जवाब, जवाब इसका मैं ही दूंगा अगली क्लास में। ठीक है, और आपको भी वो सुनना